आपकी जो नॉर्मल अदर एग्जाम में जो लॉजिकल रीजनिंग आती है वो कम्प्लीटली अलग होती है, लेकिन जो क्लैट की लॉजिकल रीजनिंग है वो आपकी कम्प्लीटली अलग होती है। जो क्लैट की लॉजिकल रीजनिंग है, यू विल बी गेटिंग अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब वो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो किसी पे भी हो सकता है। हो सकता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड पैसेज हो सकता है वो जैसे कोई पेंडेमिक कोविड आया, कोविड पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस आने लग गए। हो सकता है जैसे G20 इवेंट हुआ उस पे पैसेज आ गया। तो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो आपका जीके करंट अफेयर है, जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है आपके क्लैट एग्जाम में, उसमें बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है और जो आपका इंग्लिश है क्लैट एग्जाम का, वो आपस में बहुत हद तक सिमिलर है। क्योंकि इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में और जो आपके क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं वो कंप्लीटली सिमिलर है। इंग्लिश में भी यू विल बी गेटिंग अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। That comprehension passage can be taken from GK or current affairs or it can be taken from any other thing। तो किसी भी उससे हो सकता है कोई लीगल न्यूज है उस पे पैसेज आ गया, हो सकता है कोई स्पोर्ट न्यूज है उस पे पैसेज आ गया, हो सकता है कोई इंटरनेशनल इवेंट है उस पे पैसेज आ गया, हो सकता है कि आपकी स्टैटिक जीके से भी पैसेज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, अब इनमें बहुत सारे जो क्वेश्चन के टाइप है उस पे हम आएंगे, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। क्योंकि आपके जितने पैसेजेस आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे पैसेज आप वहां पे भी देखोगे, आपके जितने भी पैसेज एग्जाम में आते हैं ऑल दीज पैसेजेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जितने भी पैसेज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, फिर उसके बाद आपका टेलीग्राफ, ट्रिब्यून, डाउन टू अर्थ मैगजीन, इकोनॉमिक टाइम्स, तो आपके जितने भी पैसेज आते हैं वो कंप्लीटली न्यूज़पेपर से लिए गए। तो अब इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। अब ये क्यों करना है? क्योंकि न्यूज़पेपर केवल आपको लॉजिकल में हेल्प नहीं करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना विल हेल्प यू इन जीके एंड करंट अफेयर्स, इट विल हेल्प यू इन लीगल रीजनिंग एज वेल। क्योंकि आप देखोगे जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें लीगल अफेयर्स में तो आते हैं, आप देखोगे लीगल न्यूज आती हैं। अगर मान लो कोई कोई मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने पेंडिंग है, उससे रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं। तो जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो तो यही है ना, कि बस हमें जो पैसेज है वो पढ़ के उसका मतलब समझ आ जाए। अब जैसे लीगल है, हमें आर्टिकल थोड़ी याद करना, हमें सेक्शन थोड़ी याद करना, हमें कोई प्रियम्बल हो गया फंडामेंटल राइट डीपीएस के, हमें आर्टिकल नहीं याद करना, हमें शेड्यूल याद नहीं करना, हमें चैप्टर याद नहीं करना, हमें पार्ट याद नहीं करना। We only need to be familiar with the language of the law in order to be efficient in legal reasoning। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो आपको लीगल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, वो आपको जीके करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, वो आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। क्योंकि आपकी जो एग्जाम है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर रीडिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे भी जो लॉजिकल रीजनिंग में पैसेज आएंगे दे विल बी टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अगर आप बात करोगे इंग्लिश में जो पैसेज आएंगे दैट विल बी टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जो आप हम बात करते हैं जो पैसेजेस आपके जीके करंट अफेयर में आते हैं वो भी आपके किससे होते हैं, वो भी आपके होते हैं न्यूज़पेपर से। अब आप लोग बताओगे कि जो पैसेज आपको जीके करंट अफेयर में मिलता है और लॉजिकल में मिलता है उसमें डिफरेंस क्या है? कोई आइडिया है इस बारे में? सर जो जीके में मिलता है और जीके और लॉजिकल रीजनिंग में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? आन्या, आपकी ये पहली क्लास है? आर यू देयर इन द क्लास? अगर आप नहीं बात कर सकते यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास नहीं है आपकी, आपने लॉजिकल रीजनिंग की पहले क्लासेस की हैं जिसमें हमने क्रिटिकल रीजनिंग के स्टार्टिंग वाले पॉइंट डिस्कस किए थे। ऑलराइट। तो अब देखो जैसे आपको हर सेक्शन में क्या है, हर सेक्शन में आपको मिलेगा पैसेज, लेकिन बेसिक डिफरेंस है। जो आपका लॉजिकल रीजनिंग में पैसेज मिलेगा, जो आपको पैसेज मिलेगा इंग्लिश में, उसमें आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। मतलब आपको आंसर पैसेज में ही मिल जाएगा। कि अगर मान लो कोई पैसेज रिन्यूएबल एनर्जी पे है तो आपका आंसर भी उसी पैसेज में है। हमें आंसर पैसेज में से निकालना है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की, जीके एंड करंट अफेयर की, जीके एंड करंट अफेयर में आपको आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा। वो आपको आता होगा तभी आप कर पाओगे। अब जैसे मान लो अभी किसकी वॉर चल रही है, जैसे मान लो G20 समिट हुई। अब G20 समिट हुई उसको लेकर के पैसेज आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन आ गया हु इज द होस्ट नेशन ऑफ G20 ग्रुप। तो अब इस बार G20 किस कंट्री ने होस्ट किया?
तो अब वो आंसर आपको पैसेज में नहीं दे रखा होगा, अगर पैसेज में दे दिया तो फिर क्वेश्चन कैसा होगा, आप समझ गए। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में इंग्लिश में आपको इंटरप्रेट करके आंसर निकालना है, लेकिन जीके करंट अफेयर में आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। ये ऐसा नहीं, पैसेज में आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जाता। तो ये फर्क है आपका, जो जीके करंट अफेयर आपके क्लैट एग्जाम में आती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाता है। अब जैसे देखो अभी बांग्लादेश में क्या सिचुएशन हुई थी, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन किया, वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई, उसके कोई हेड है, तो वहां पे इलेक्शन होना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी। और जब आपको पैसेज में आएगा, मतलब पढ़ के याद नहीं करना है, आपने पढ़ा, आपकी वो मेमोरी में चला गया। अब जब आप ऑप्शन देखोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ ये मैंने सुन रखा है, मैंने पढ़ा था, आपने मार्क कर दिया। तो ऐसे करके हमें तैयारी करनी, न्यूज़पेपर इज समथिंग जो हमें रेफर करना है, क्योंकि वो आप समझ लो 90% ऑफ जो एग्जाम है वो उस पे न्यूज़पेपर का रोल होता है। 10% जो मैथ्स है उसको हमें अलग से करना होगा, 10 से 15% जो मैथ है। बाकी आपका 85 to 90% आपकी न्यूज़पेपर एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ते हो, सारी लीगल न्यूज पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो काम आपका हो जाएगा। तो ये तो हो गई, बाकी कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आते हैं। अब देखो जो इंग्लिश वाला सेक्शन है और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो पैटर्न है वो बहुत हद तक सिमिलर होता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब चाहे आप इंग्लिश की बात कर लो, चाहे आप लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लो, दोनों में आपको ये कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब कई बार क्या होगा कि जब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज की हम बात करते हैं तो ऐसा लगेगा कि पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आपने पैसेज पढ़ लिया आप सेंट्रल आइडिया ड्रॉ कर लोगे। अब हम गलती क्या करते हैं, जैसे हमसे पूछा गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब अगर आपसे पूछा गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, हम क्या करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखती है वही यहाँ दिख जाती है, हम उसको मार्क कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना होता। सेंट्रल आइडिया मतलब कि जो पैसेज है उस पैसेज का कंक्लूजन क्या है। तो द्राक्ष भाई आप लेट कैसे हो गए, व्हाई यू आर लेट टुडे। जब हम सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि ऐसा नहीं कि जितनी इंफॉर्मेशन, अब जब आप एक पैसेज पढ़ते हो, पैसेज में भी आपका स्टेटमेंट है, प्रेमिस है, कंक्लूजन है, आर्ग्यूमेंट है, सब कुछ दे रखा है। तो हमें ये नहीं करना कि भाई ये यहाँ पे दिख गया, ये यहाँ पे दिख गया, मतलब यही कंक्लूजन है, नो। हमें पैसेज पढ़ के फाइंड आउट करना पड़ता है भाई इसमें प्रेमिस क्या है, इसमें कंक्लूजन क्या है। अब एक तो हो गया कि पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है उसमें कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, और उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। तो वो क्या है, कंक्लूजन वैसे पता लग जाएगा, पैसेज समझ आ गया तो कंक्लूजन निकाल दो। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं समझ आती, कुछ मीनिंग है जो हमें नहीं समझ आई, उस केस में भी हमें आंसर तो निकालना है। तो सबसे पहले जो ये पैसेजेस में इफिशियंसी आती है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी पैसेज आप अटेम्प्ट करने जाते हो उसको कंसंट्रेशन के साथ पूरा पैसेज एक बार रनिंग वे में रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है। तो जब आप एक बार पैसेज रनिंग वे में रीड करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया पता लग जाएगा कि पैसेज किस चीज के बारे में बात कर। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे जाओगे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन क्या है। फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें 1 मिनट में पूरे पैसेज को रीड करना, वो भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा नहीं कि अभी रीडिंग कर ली और माइंड में कुछ नहीं गया, पूरे कंसंट्रेशन से रीड करोगे। आपको हो सकता है उसमें 4 5 मीनिंग नहीं समझ आएगी, लेकिन आइडिया पता लग जाएगा कि पैसेज किस बारे में बात करता है। फिर कई बार ऑप्शन जो आते हैं, चलो ऑप्शन पे हम बाद में जाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है। तो जब ये पैसेज आता है ना, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो सेंट्रल आइडिया मतलब होता है कि कंक्लूजन क्या है पैसेज का, कि जो पूरा पैसेज ऊपर दे रखा है उसका कंक्लूजन क्या है। तो ऐसा हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे, लेकिन हमें तो बताना है भाई कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन कैसे आता है, अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ एक स्टेटमेंट है, मिस्टर ए इज वेरी डिलीजेंट इन द क्लास, so there is strong possibility
that he might get selected, that he might get selected। अब जैसे मान लो ये एक एक सेंटेंस दे रखा है, आपके एग्जाम में पैसेज आया, लेकिन उसको हम एक सेंटेंस से समझते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रेमिस क्या है, बताओगे? मतलब मिस्टर ए इज वेरी डिलीजेंट इन द क्लास, मिस्टर ए इज राइट आइज, मिस्टर ए इज वेरी डिलीजेंट इन द क्लास, सो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट ही माइट गेट सिलेक्टेड। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि कंक्लूजन क्या होगा, पहली बात तो प्रेमिस क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दी गई कि मिस्टर ए बहुत डिलीजेंट है क्लास में। अब आपको ऑप्शन में दिख गया मिस्टर ए डिलीजेंट है क्लास में, तो वो कंक्लूजन थोड़ी है, आप समझ रहे हो, वो तो इन्फॉर्मेशन है, उससे वो कंक्लूजन में नहीं जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो डिलीजेंट है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो कंक्लूजन क्या है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो डिलीजेंट है क्लास में। तो कंक्लूजन ये नहीं है मिस्टर ए डिलीजेंट है क्लास में। तो इसलिए हमें ये मिस्टेक नहीं करनी कि जो ऑप्शन में दिख गया वही हमने मार्क कर दी। हमें ये देखना है कि कंक्लूजन क्या है। अब पैसेज पढ़ा, कंक्लूजन समझ आ गया। अगर नहीं भी आता, आप देखो सो, ये क्या है? ये कंक्लूजन इंडिकेट करने वाले आपके कंजंक्शन होंगे। जैसे आपका सो हो गया, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, सो दैट हो गया। तो ये क्या है? जैसे सो, हेंस, देयरफॉर, और क्या हो सकता है? सो दैट। और बताओ आप लोग क्या आ सकता है जो कंक्लूजन को इंडिकेट करने वाले आपके कंजंक्शंस होता है? सो हो सकता है, हेंस हो सकता है, देयरफॉर हो सकता है, सो दैट हो सकता है, और क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। बिकॉज, सिंस, henceforth, बिकॉज, सिंस, henceforth, तीनों हो सकते हैं। अब सोचो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे जो कंजंक्शन हैं, ये आपको बताते हैं कि कंक्लूजन हमें कहाँ मिल सकता है। कंक्लूजन कब आएगा? कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो अगर जो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, तो हमें देखना पड़ेगा जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। कुछ तो बहुत वेग ऑप्शन होते हैं, आप हमेशा उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। दो ऑप्शन आपको हमेशा वेग मिलेंगे जिन पे कोई डिस्कशन, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, जनरल जो पैटर्न है एग्जाम का। और कई बार आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, विच आर्ग्यूमेंट वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे चार ऑप्शन है, पर चारों ऑप्शन में दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे डू, डू समथिंग, डू समथिंग, और रीजनिंग उसकी अलग होगी। और दूसरे होंगे डोंट डू समथिंग, उसकी रीजनिंग अलग, डोंट डू समथिंग उसकी रीजनिंग अलग। क्वेश्चन क्या है? विच आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, विच आर्ग्यूमेंट वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। अब इसमें क्या है, जो ऑप्शन आता है जो जनरल पैटर्न है, 90% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, डू समथिंग उसकी रीजनिंग अलग है, डू समथिंग उसकी रीजनिंग अलग है, डोंट डू समथिंग उसकी रीजनिंग अलग है, डोंट डू समथिंग उसकी रीजनिंग अलग है। तो एक बार अगर आपने पैसेज का ओवरव्यू समझ लिया, तो डू समथिंग होगा या डोंट डू समथिंग होगा, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि डोंट और डू समथिंग इनका मतलब क्या है, कि दो ऑप्शन आपको दे रखे जो सिमिलर है, दो ऑप्शन है जो अपोजिट है, डोंट डू समथिंग, डोंट डू समथिंग, तो आइदर डोंट करेक्ट होगा या डू करेक्ट होगा। तो पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने फाइनल कर लिया भाई डू समथिंग वाला करेक्ट होगा, मतलब थ्री फोर्थ को हमें नहीं डिस्कस करना, या डोंट डू वाला करेक्ट होगा, इन दोनों को हमें नहीं डिस्कस करना। अब एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचे जो दो ऑप्शन है, अब उनमें क्या है, उनकी रीजनिंग हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आपको उसकी रीजनिंग के बेसिस पे फाइनल आंसर निकालना होता है, जो आपके क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो जो आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन आता है जो बहुत पॉपुलर है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो ये उसके बारे में डिस्कशन है। ऑल्दो पैसेज पढ़ना एक अलग चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ना विल हेल्प यू इन दैट, बट दीज आर सर्टेन कीवर्ड्स जिनको अगर आप माइंड में रखते हो आपके लिए बहुत आसान होता है कंक्लूजन को निकालना। अब ये हो गए कॉमन पैटर्न्स जिन पे आपका क्वेश्चन आता है।
एक और कॉमन पैटर्न होता है, जैसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन आप करने जाते हो कि आपकी जो पैसेज है वो बहुत मान लो जनरल पैसेज है, और उसके बारे में जो आपको स्टेटमेंट में ऑप्शन दे रखे हैं ना, जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं वो बहुत स्पेसिफिक है, या आपके स्टेटमेंट जो आपका पैसेज दे रखा है वो स्पेसिफिक है और जो ऑप्शन है वो जनरल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस में एलिमिनेशन बहुत आसान हो जाता है। मतलब आप हर एक पैसेज में दो क्वेश्चन ऐसे मान लो जो होते हैं जिनको जिनमें आप दो तीन ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केस सिनेरियोस। जैसे मान लो जैसे एल्कोहल प्रोहिबिशन को लेकर के कोई पैसेज आ गया, एल्कोहल शुड बी प्रोहिबिटेड। अब उसमें दे दिया गया कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द राइट ऑफ ड्रिंकिंग एट ऑल। अब एट ऑल आ गया, मतलब गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहां पे था एल्कोहल को लेकर के, यहाँ पे आ गया किसी पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हो गया, एग्जैजरेशन हो गया, वीक आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट, एक्सट्रीम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक्सट्रीम केस में अब नेवर आ गया, ऑलवेज आ गया, एट ऑल आ गया, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आ गया। ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड्स देख करके आपको पहले ही समझ जाना है कि भाई ये तो नहीं हो सकता। कि क्यों, ऑल्दो पैसेज पे डिपेंड करता है, हो सकता है पैसेज उसी बारे में हो तो करेक्ट है, लेकिन पैसेज जनरली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में होता है कि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पे ये पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट कंसीडर द पॉलिसी ऑन लिकर। और पैसेज क्या दे रखा है, गवर्नमेंट शुड नॉट टॉक अबाउट एनी पॉलिसी। अब ये क्या होगा, शुड नॉट टॉक अबाउट एनी पॉलिसी, पैसेज में क्या बोला था, लिकर की जो पॉलिसी है उस पर नहीं कंसिडरेट करना चाहिए। तो अब एनी वर्ड आ गया, नेवर आ गया, ऑलवेज आ गया, एट ऑल आ गया, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आ गया। ये बहुत पॉपुलर पैटर्न है, तो इनको सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है। जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे काम हो गया। मतलब दो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर अपने आप दिखने लग जाएगा, और बाकी पैसेज से तो आंसर आपको दिखेगा ही। तो ये तरीका है, जो पहला टाइप का क्वेश्चन है जो आपको आता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब दूसरा आता है आपका, व्हाट आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर्ग्यूमेंट अपोज ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। सपोर्ट, अपोज, या फिर वीकेंस ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। अब जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, विच आर्ग्यूमेंट वीकेंस द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, विच आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। अब उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ऑथर की आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है वो आर्ग्यूमेंट एनालॉजी की फॉर्म में होती है कि कोई एक स्टैट्स दिया गया किसी और कंट्री का, उसका इंडिया के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन दे रखा है, वो क्या है, वो एक आर्ग्यूमेंट है। तो हमें पहले समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अब वो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है तो वो क्या करेगा, वो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। और अगर उसके अगेंस्ट बात करता है या उसके अपोज बात करता है या उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, जो आपका ऑप्शन दे रखा है उसका कोई रिलीवेंस नहीं है आपके स्टेटमेंट से, तो वो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो वीकेंस द आर्ग्यूमेंट। ऐसे अभी जब क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस जो आपके बात करते हैं, विच आर्गुमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्गुमेंट एंड विच आर्गुमेंट अपोज द ऑथर्स आर्गुमेंट। फिर उसके बाद तीन क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट आर्गुमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्गुमेंट, व्हाट आर्गुमेंट अपोज ऑथर्स आर्गुमेंट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। अब ये क्या है कि क्या आप पैसेज की इंफॉर्मेशन से इन्फर कर सकते, इन्फर मतलब कि जो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया लेकिन पैसेज में इंप्लाइड है। ये मतलब क्या होगा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो अब ऐसी चीजों में क्या है, इन्फ्रेंस, जो पैसेज में जिस बारे में बात की गई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पैसेज में जिस चीज के बारे में बात की गई वो उसमें एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया लेकिन वो पैसेज में इम्प्लाइड है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालना आसान है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, लेकिन वो तब होगा जब आपको पूरा पैसेज समझ आएगा। और उसके लिए जरूरी नहीं है हर एक मीनिंग को डिकोड किया जाए, पैसेज का मतलब समझ आ गया, आंसर आप कर पाओगे। दैट इज द फोर टाइप ऑफ वर्किंग। अब फिफ्थ क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लो फ्रेज यूज की गई, जैसे आपके प्रीवियस ईयर में फ्रेज यूज की गई एक बार, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। अब क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब होता है, या फिर दूसरा आ गया,
रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। अब सोचो, रेड कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन, या दूसरा अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो अगर आ गया। अब ये क्या, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। अब इनके मतलब आपको एक्चुअली नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आप पैसेज का सेंस समझ गए तो उन फ्रेज का मतलब समझना बहुत आसान है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये हो गए चार क्वेश्चन। अब जो पांचवा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको कोई एक हो सकता है, कोई एक फ्रेज है, कोई एक ऑथर का ओपिनियन दे रखा है, व्हाट ऑथर वांट टू से बाय दिस पैसेज, बाय दिस स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन है जो आपका किस टाइप का होगा, या कोई फ्रेज है जिसके बारे में हमने बात की, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। अब इसका क्या मतलब है अभी आप नहीं गेस कर सकते, लेकिन अगर आपको ये पैसेज में आता तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है। कि कुछ अच्छाई के पीछे आप क्या है, आप अच्छी चीजें दिखा रहे हो, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग, कि सामने आपको सिल्वर दिख रहा है लेकिन पीछे क्लाउड्स हैं। तो कहीं ना कहीं सेंस ये ऐसा, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग, हमें जरूरी नहीं मतलब पता हो, लेकिन पैसेज किस बारे में बात करता है अब उससे निकाल लोगे कि क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब। वैसे ही रेड कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड्स टू अनफेयर डिस्टॉर्शन, कि जो रेड कलर्ड ग्लासेस है ना वो हमेशा अनफेयर डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जाते हैं। रेड कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। अब इसका भी मतलब निकालना, externally it seems to different but in reality it is something else। आप किसकी बात कर रहे हैं, रेड कलर्ड ग्लासेस वाले उसकी बात कर रहे हो या इसकी, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग की। क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग, क्या बोल रहे हैं आप कि एक्सटर्नली इट सीम्स डिफिकल्ट डिफरेंट बट इन रियलिटी समथिंग एल्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है, आप दिखा कुछ और रहे हो, कुछ अच्छा दिखा रहे हो लेकिन उसके पीछे जो बुराई है आप उसको छुपा रहे हो। रियलिटी इज डिफरेंट, लेकिन आप शो कुछ और कर रहे हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। अब जैसे आते हैं रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। अब अगर आप वो पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, मतलब अभी हम पैसेज पे आएंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी व्हाट आई एम सेइंग। पैसेज आपको बात करता है बायस को लेकर, और रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मान लो अगर रेड कलर ग्लास है, अब अगर आप रेड कलर के ग्लास के थ्रू कुछ भी देखोगे तो आपको सब कुछ रेड दिखाई देगा। तो वो जो रेड कलर है ना जिसके थ्रू आप देख रहे हो, वो क्या है, वो रेड कलर के थ्रू जिसके थ्रू आप देख रहे हो वो आपके लिए क्या है, वो आपका बायस है। जो रेड कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन, मतलब जो आप रेड कलर के थ्रू देख रहे हो ना इसलिए आपको सब कुछ रेड दिखाई दे रहा है। मतलब आपने किसी से पैसे ले लिए, यू आर वर्किंग इन न्यूज इंडस्ट्री, अब आपको उनके अंदर सारी अच्छाइयां दिख रही है। रेड कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको वो लैंग्वेज समझ आएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके उसमें आते हैं। चलो, ये हो गया डिस्कशन कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हम उसके बाद पैसेजेस पे आ जाते हैं और पैसेज से समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रनिंग वे में पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, आई बी गिविंग, चलो अभी स्टार्टिंग है, आई बी गिविंग 3 मिनट्स ऑफ टाइम कि एक बार रनिंग वे में कंसंट्रेशन के साथ उसकी रीडिंग करनी है। फिर हम उसको लाइन बाय लाइन डिकोड नहीं करेंगे, हम बस उसका मतलब समझेंगे कि जो पैसेज है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वी विल नॉट बी गोइंग कि हमें इस वोकैब का मतलब पता होना चाहिए, हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनका हमें मतलब नहीं पता होगा। इन दैट केस हमें कैसे पैसेज को डिकोड करना है वो भी हम सीखेंगे। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, डिटेल द आर्गुमेंट, एक्सटेंड द आर्गुमेंट, सप्लाई द जंक्शन, सप्लाई द कंक्लूजन, दीस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी डू गेट इन दिस पार्ट। अब देखो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है पहला, सबसे पहले, दिस इज एक्सपर्टेड फ्रॉम द आर्टिकल बाय एएस पनीर सेल्वन, द हिंदू डेटेड ऑगस्ट समथिंग। अब समझो ये पैसेज कहाँ से है, द हिंदू न्यूज़पेपर से है। 3 मिनट्स ऑफ टाइम इज गिवन, ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद आप में से जो एक्सप्लेन करना चाहे यू कैन डू दैट, कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में बात। जस्ट अ सेकंड, चलो 3 मिनट्स टाइम इज गिवन, ध्यान से पढ़ना है फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है।
चलो, पैसेज पढ़ लिया आप लोगों ने। अब इसका मतलब समझाना है लेमैन लैंग्वेज में कि आपको ये पैसेज पढ़ के क्या मतलब समझ आया। पैसेज समझ आया किसी को? गाइस, आर यू देयर इन द क्लास? पैसेज किस बारे में बात करता है? इफ यू कैन टेल मी इन ओनली 2 or 3 lines. I think it is talking about the journalism and the news media. Yeah, that it is talking about the journalism and the news industry, correct? And also it is talking about the digitalization which took place during the period of COVID. Right. कि न्यूज इंडस्ट्री, ई जर्नलिज्म, राइट, कि अब जो पैसेज है वो किस बारे में बात करता है कि भाई जब कोविड वाला टाइम आया, उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे जो मिस इन्फॉर्मेशन थी ना, मतलब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के थ्रू क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक जाती है, जो फैक्ट बेस्ड है, जो डेटा ड्रिवन है। जो प्रिंट मीडिया है वो क्या करता है, वो फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करता है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से क्या हुआ, सोशल मीडिया की वजह से इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा फैल गई, बहुत लोग उस पे आ गए, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पे कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती है कि जो सोशल मीडिया है ना, उस पे क्या है, उस पे ट्रस्ट करना आसान नहीं है। उस पे ट्रस्ट करना क्यों आसान नहीं? क्योंकि उस पे जो न्यूज आपको मिलती है, उस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो क्या है, वो फैक्ट बेस्ड नहीं है, वो डेटा ड्रिवन नहीं है। वो कुछ भी आके, कोई भी आके कहीं से भी बोल सकता है, उनको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई बॉडी नहीं है उनको गवर्न करने के लिए। तो जो पैसेज है इस बारे में बात करता है। ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप एक बार रनिंग वे में पूरे पैसेज को पढ़ोगे। क्या दे रखा है, सम रीडर्स वॉन्टेड विद माय रीडिंग ऑफ द क्राइसिस, कि कुछ जो रीडर्स हैं वो इस बारे में वरीड हैं कि जो क्राइसिस है ना न्यूज मीडिया में, वो इज इट अबाउट जर्नलिज्म और अबाउट द न्यूज इंडस्ट्री, कि ये जो क्राइसिस है वो केवल और केवल जर्नलिज्म में है या पूरी की पूरी न्यूज इंडस्ट्री में है। तो द फॉर्च्यून्स ऑफ द न्यूज इंडस्ट्री हैव बेयरिंग ऑन द जर्नलिज्म। देयर इज इंडीड अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट द इश्यूज that govern journalism and the factors that contribute to the financial stress of the media industry. अब देखो क्या दे रखा है कि जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं ना, तो इसमें दो मेन इश्यूज आते हैं। और वो दो मेन इश्यूज क्या क्या है, मसला सेकंड। अब वो दो मेन इश्यूज क्या क्या है? डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट द इश्यूज दैट गवर्न द जर्नलिज्म। एक तो क्या हो गया, एक वो फैक्टर है जो जर्नलिज्म को गवर्न करता है। मतलब क्या है, जो जर्नलिज्म को गवर्न करने वाला फैक्टर है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं, एक तो वो फैक्टर है, उसको ध्यान में रख के जर्नलिज्म की जाए। और दूसरा क्या है, एंड दैट कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। और दूसरा फैक्टर क्या है भाई, आप जर्नलिज्म में ज्यादा फोकस कर दो, आपको एडवर्टीजमेंट्स भी तो लेनी पड़ेगी, आपको फाइनेंसेस भी तो मैनेज करने हैं, आपको सैलरीज भी तो देनी है। तो एक फैक्टर क्या होगा, जर्नलिज्म, there is a difference between looking at the issues that govern journalism and the factors that contribute to the financial stress of media industry। कि दो फैक्टर्स हैं, एक तो हो गया जर्नलिज्म, दूसरा क्या होगा, that contribute to the financial stress of media industry। Over the last few years, I will be discussing the impact of digitalization on journalism। जो ऑथर है वो क्या बोलता है, मैं काफी लंबे समय से डिस्कस कर रहा हूँ कि I have been discussing this, the impact of digitalization on journalism। कि जो जर्नलिज्म पे जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, जो जियो नेट आने के बाद, कि इतना सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको सारी डिजिटली अवेलेबल हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जर्नलिज्म पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बारे में पैसेज में बात की गई। द पैंडेमिक हैज एक्सीलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूज मीडिया। कि जो ये पैंडेमिक है ना, उसने इस चीज को और एक्सीलरेट कर दिया, द प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो पैसेज में क्या बोला गया, डिजिटल मीडिया को इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया, पैंडेमिक आया, पैंडेमिक आने की वजह से जो प्रोसेस है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का न्यूज मीडिया में, वो एक्सीलरेट हो गया। हाँ पहले से ही, लेकिन पैंडेमिक आ गया, अब लोग बाहर जाना बंद कर दिए, उनके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी क्या है, जो आपका न्यूज मीडिया है, जो आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, फोन अब सबके हाथ में है। तो वही उनके लिए क्या बन गया, उसने उस चीज को और एक्सीलरेट कर दिया कि जो लोग हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी और ज्यादा चले गए। Therefore, these issues need a close scrutiny। इसीलिए इन ये जो इश्यूज हैं, इन पे हमें एक क्लोज स्क्रूटनी करने की जरूरत है। फिर उसके बाद वन ऑफ द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ एनालॉग जर्नलिज्म वाज वे टू क्रूशियल फंक्शन ऑफ द जर्नलिज्म, द वन इज बेयरिंग विटनेस एंड द अदर वन इज मेकिंग सेंस, complemented each other and help people make informed choices। When I talk about the strength of analog journalism,
I am neither romanticizing the past nor I am a Luddite. Most importantly, I do not believe in nostalgia. Many scholars have established how rose-colored glasses always lead to unpaired stars. ये वो पैसेज है जिसकी मैं बात कर रहा था. Many scholars have established how rose-colored glasses always lead to unpaired distortion, looking back on the best of the past while comparing it to the worst of the present. अब देखो यहाँ पे उसका एक बेसिक मतलब दे रखा है. मेनी स्कॉलर्स हैव एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, हाउ रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनपेयर्ड डिस्टॉर्शन, लुकिंग बैक ऑन द बेस्ट ऑफ द पास्ट व्हाइल कंपेयरिंग इट टू द वर्स्ट ऑफ द प्रेजेंट. कि आप क्या करते हो, आप लुकिंग बैक ऑन द बेस्ट ऑफ द पास्ट, आप बेस्ट देखते हो पास्ट का और उसको कंपेयर किससे करते हो, कंपेयर करते हो आप प्रेजेंट के वर्स्ट से. मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से बायस की बात है. अभी जब पैसेज आएगा वहां आपको समझ आएगा. हेंस व्हेन आई टॉक अबाउट हेंस Hence, when I talk about the digital information news environment, I am talking about how there need to be a conducive atmosphere for the credible information to resonate with the people. एक ऑथर क्या बोलता है, हेंस मतलब क्या हो गया, ये कंक्लूजन वाला वर्ड आ गया. इसलिए जब मैं बात करता हूँ अबाउट द डिजिटल इंफॉर्मेशन न्यूज इन्वायरमेंट, मैं जब डिजिटल इंफॉर्मेशन न्यूज इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, टॉकिंग अबाउट हाउ देयर इज अ नीड टू अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर. कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मतलब क्या होगा, एक अनुकूल एटमॉस्फेयर की जरूरत है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर की जरूरत है फॉर द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, की क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. जो ऑथर है किसके बारे में बात करता है, वो बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन किया गया है, और जो जर्नलिज्म है, जो फैक्ट बेस्ड डेटा ड्रिवन है, उसके बारे में उस चीज को ऑथर ने सपोर्ट किया है. अब इसके बाद देखा लिटरेचर ऑन द मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन रिवील्स अ न्यू डिस्टिंक्शन इन द माइंड ऑफ द सिटीजन्स. Editors and journalists have to contend with a new breed of skeptics. They are the people who trust social media forwards more than the evidence-based, data-driven journalism. Their confirmation bias flows from the encrypted social media platform that are full of conspiracy theories. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना. बहुत सारी मीनिंग है जिसके मतलब हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम आंसर निकाल सकते. ये क्या कर रहा है, दीज आर दी पीपल, ये ऐसे लोग हैं जो ज्यादा भरोसा करते हैं ट्रस्ट सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स, जो सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं देन ऑन द एविडेंस बेस्ड डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म. कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती है सोशल मीडिया पे उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं रादर देन दी न्यूज़पेपर. देयर कंफर्मेशन बायस फ्लोज फ्रॉम द इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उनका कंफर्मेशन बायस वहां से चलता है. कंफर्मेशन बायस मतलब समझ आता है आपको क्या होता है, what do we understand by confirmation bias? आयुष पता है कंफर्मेशन बायस क्या होता है? सोच रहा हूँ सर. चलो अब देखो कंफर्मेशन बायस क्या होता है. आई डोंट रिमेम्बर द मूवी जिसमें इसको यूज किया गया. आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 2, उसमें कंफर्मेशन बायस यूज किया गया. कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, आपको पहले ही आंसर पता है, नाउ यू विल ट्राई टू रीच टू दैट आंसर. वो क्या है, आपका कंफर्मेशन बायस, आपको आंसर पता है, नाउ यू आर ट्राइंग योर सोल्यूशन इन अ वे कि आप राइट आंसर तक पहुंच जाओ. क्यों, क्योंकि वो आपका कंफर्मेशन बायस है. तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, अब वो सोशल मीडिया देख करके उनके माइंड में जो फिट कर दिया गया वो उनका बन गया कंफर्मेशन बायस. अब वो केवल वही देखना चाहते हैं, कुछ और देखेंगे तो उनका जो कंफर्मेशन बायस है ना, वो उनको अलाउ नहीं करना. कंफर्मेशन बायस फ्लोज फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट आर फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज. कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्या होती है, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्पिरेसी थियरीज? इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ. और क्या हो सकता है, और बेटर वो क्या हो सकता है एक्सप्लेनेशन, संकेत क्या मतलब होगा कॉन्स्पिरेसी थियरीज का? आपने न्यूज चैनल आप लोग नहीं देखते कॉन्स्पिरेसी थियरीज? देखो कॉन्स्पिरेसी थियरीज का मतलब क्या होता है, कई बार हमें एक्चुअल आंसर नहीं पता होता बेस्ड ऑन द सर्टेन पास्ट. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा, हमें उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि क्या है, या अनुमान गेस करना, मतलब हमें पता नहीं है कि क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है. लेकिन हम क्या करते हैं, हमने ये डॉट देखा, ये डॉट देखा, कुछ मिसिंग डॉट को लेकर के हमने एक थियरी बना दी कि ये ऐसा इस वजह से हो सकता है.
या ये ऐसा इस वजह से हो सकता है, या ये ऐसा इस वजह से हो सकता है। इज इट हैपनिंग? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार आप लोग बताओगे जल्दी से फटाफट। ऑडिबल, ऑलराइट। तो अब देखो क्या है, ये होता है आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। जब आप न्यूज चैनल देखते हो तो आपको पता लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या हो गई, कि सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन हम मिसिंग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में क्यों आज तक जो प्लेन है वो क्रैश हो जाते हैं, रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि वहां पे हो सकता है, कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो सकता है। वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, सच किसी को नहीं पता। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिन पे लोग भरोसा कर लेते हैं rather than on the fact based data driven journalism। चलो ये हो गया पैसेज। अब हमने पूरे पैसेज को पढ़ लिया, ठीक है। धीरे धीरे हमें क्या करना है, अभी तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है इसको पढ़ने में, क्योंकि हमें एक लाइन बाय लाइन धीरे धीरे हमें ये टाइम कम करना है। आंसर निकालना तो आप निकाल लोगे, 10 बार आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन हमें ये टाइम भी कम करना है। अब देखो इसमें देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द मेन आइडिया एक्सप्रेस इन द पैसेज। कौन सा है जो मेन आइडिया की बात करता है, सेंट्रल आइडिया की बात करता है? क्या आंसर होगा इसका? रुद्राक्ष सिंह ऑप्शन डी। आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का। अब देखो कैसे हम आंसर निकालते हैं, कैसे आप ऑप्शन को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि कितने आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ आयुष इज सेइंग बी, रुद्राक्ष इज सेइंग डी। देखो अब इसमें दे रखा है, दोज हु सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल ऑफन कंट्रीब्यूट टू डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ। मतलब जो लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, जो लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो सच को डिस्टॉर्ट करते हैं। मतलब उनको सच पता नहीं लगता, दे ऑलवेज डिस्टॉर्ट द ट्रुथ। और दूसरा क्या दे रखा है, सोशल मीडिया जर्नलिज्म डिस्टॉर्ट द ट्रुथ। या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते ना। हमने पैसेज में क्या बात करी, हमने पैसेज में बात करी कि जो सोशल मीडिया है ना, जो डिजिटल मीडिया है, वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज रन करती है, वो झूठ फैलाती है। जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, जो जर्नलिज्म है, वो क्या करता है, वो एक फैक्ट बेस्ड डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म करता है। मतलब वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलती है। तो पहला क्या होगा, दोस्त को सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर डिस्टॉर्ट द ट्रुथ, ये सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट करती है ट्रुथ को। एक ही करेक्ट होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। आप समझ गए? अब या तो ये होगा या तो ये होगा, और अगर इनमें से एक होगा, दोनों नहीं हो सकते, मतलब क्या हो गया, मतलब आपका ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। आप सोचो हम कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है डू समथिंग, ये कह रहा है डोंट डू समथिंग, कि ये उसी चीज ये बोल रहा है कि न्यूज़पेपर और वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ये कह रहा है सोशल मीडिया जर्नलिज्म। एक ही करेक्ट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, और ऑफ द अबव नहीं हो सकता। अब देखो, अब हमें पता है भाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा ये भी हमें पता है, क्यों करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म है ना, वो सच को वो करती है, रिस्टोर करती है। यही तो ऑथर ने बोला है। Hence, there is a need to be conducive atmosphere for the credibility of information to resonate with the people। कि इसीलिए credibility of information की जरूरत है, कि जिस पे लोग भरोसा कर सके। Literature on the misinformation has revealed that no decision in the mind of citizens, intel journalists, content with a new breed of, there are people who trust social media platform forwards more than evidence based data driven journalism। कि लोग डेटा बेस्ड जर्नलिज्म से ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, जबकि सोशल मीडिया क्या है, डिस्टॉर्ट करती है ट्रुथ को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसमें, और बाकी कोई करेक्ट नहीं है। क्या ये समझ आया? जल्दी से बता दो ऑप्शन चैट बॉक्स में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद ध्यान से पढ़ना है। आपको समझ आ गया कि इसमें क्या किया गया, इसमें कंपैरिजन किया गया सोशल मीडिया को और आज की जो न्यूज़पेपर और न्यूज इंडस्ट्री को है। ऑथर ने दोनों को कंपैरिजन किया और बताया गया है कि जो प्रिंट मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आती है, जबकि सोशल मीडिया क्या है, ऐसा नहीं करता। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इट सेज in this line
Hence, when I talk about digital information news environment, I'm talking about how there needs to be a conducive atmosphere for credibility of information to resonate with the people the author assumed that. जब ऑथर ये बात करता है तो वो किस चीज को एज्यूम करता है हमें ये बताना है। चलो, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। अब देखो, पैसेज सबने समझ लिया। आई वॉन्ट एवरी ईच एंड एवरी वन टू आंसर इन द चैट बॉक्स। गलत हो सकता है लेकिन उस पर डिस्कशन करेंगे। भाई इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का? डी आंसर होगा। डी क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म हैज क्रिएटेड एन इनफॉर्म्ड प्लेटफॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ। देखो क्या देखता है जब ऑथर इसकी बात करता है ना डिजिटल इंफॉर्मेशन न्यूज एनवायरनमेंट की। ही इज सेइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ देयर नीड टू बी अ conducive atmosphere for the credibility information just to resonate with the people। कि ऑथर क्या बोलता है कि भाई हमें एक ऐसे न्यूज एनवायरनमेंट की जरूरत है जो क्या करता है, जो हमें प्रोवाइड करता है conducive atmosphere। एक अनुकूल वो प्रोवाइड करता है। अनुकूल मतलब फेवरेबल वो प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर जो क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर कर सके। तो अब ऑथर जब ये बात बोलता है तो वो क्या एज्यूम करता है? मतलब क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। यही तो एज्यूम करता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यही मतलब हुआ, यही एज्यूम कर रहा है कि भाई नहीं है तभी हमें एटमॉस्फेयर की जरूरत है कि वो होनी चाहिए। अब इसमें दे रहा है द डिजिटल न्यूज इज नाइदर एविडेंस बेस्ड नॉर डेटा ड्रिवन। ये करेक्ट है नहीं है? कि जो डिजिटल न्यूज है ना वो फैक्ट बेस्ड नहीं है, वो डेटा ड्रिवन नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि हम क्या करें, हम क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर कर सकें। मतलब देयर इज अ नीड। लेकिन वो नीड क्यों है? क्योंकि जो आजकल न्यूज मीडिया है वो ना तो एविडेंस बेस्ड है ना ही वो डेटा ड्रिवन है। संकेत, नो क्यों हो गया? पहला क्यों नहीं हो सकता? वी कैन डिस्कस द सेम। आप बताओ क्यों नहीं हो सकता? ये हो गया पहला। कोई अगर आर्ग्यूमेंट है हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड इज द डिजिटल जर्नलिज्म डज नॉट हेल्प पीपल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। जो आपका क्या है, जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो लोगों को हेल्प नहीं करता इन्फॉर्म चॉइसेस करने में। भाई वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाता है। वो तो ना तो फैक्ट बेस्ड है ना तो डेटा ड्रिवन है। तो इन्फॉर्म चॉइस तो आप तब करोगे ना जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिस इन्फॉर्मेशन वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो कैसे इन्फॉर्म चॉइस आप करोगे? आप समझ गए? वो मिस इन्फॉर्म चॉइस हो जाएगी। मतलब ए और बी दोनों क्या है, दोनों के दोनों इसमें वो है। ऑथर एज्यूम करता है व्हाइल ही इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट कि देयर इज अ नीड। नीड है मतलब कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री जो है वो ना तो फैक्ट बेस्ड है ना तो डेटा ड्रिवन है और ना ही ये लोगों को हेल्प करती है इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने में। और इसलिए हमें नीड है कि जो न्यूज इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करने की जरूरत है। ए और बी दोनों करेक्ट है। अब तीसरा क्या कह रहा था कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म हैज क्रिएटेड एन इन्फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। अब ये क्या है, ये तो गोइंग अगेंस्ट द स्टेटमेंट हो गया। मतलब डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ये क्या बोल रहा है, डिजिटल जर्नलिज्म इन्फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म है जर्नलिज्म का। और ये देख रखा है कि वो इन्फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, इन्फॉर्म चॉइसेस नहीं। तो या तो बी होगा या तो डी होगा। ये वही आ गया, डू समथिंग नॉट डू समथिंग। एलिमिनेट कर दिया है, एक ही करेक्ट होगा दोनों में। अब ये करेक्ट है, इसमें सोल्व है, क्या आंसर आ गया? तो हमें सब सी इज द आंसर, राइट? सी इज द आंसर। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एलिमिनेशन देखना होता है कि कहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब वो एलिमिनेशन आपको खाली ऑप्शन से हो जाएगा, पैसेज में आप बाद में जाओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंस द ऑथर्स आर्गुमेंट? कौन सा है जो ऑथर की आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करता
क्या आंसर होगा इसका थर्ड वाले का? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंस द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? चलो अच्छा, ऑप्शन बाई ऑप्शन डिस्कस करते हैं। क्या इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है कि पैंडेमिक इज द ओनली रीजन बिहाइंड द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन द सोशल मीडिया जर्नलिज्म? पैंडेमिक इज द ओनली रीजन। आई एम सेइंग सी इज द आंसर। चलो देखते हैं। अब पहले ऑप्शन बी के बारे में डिस्कस करते हैं कि द पैंडेमिक इज द ओनली रीजन ऑफ द पीपल डिपेंडेंस ऑन द सोशल मीडिया जर्नलिज्म। संकेत इज आल्सो सेइंग सी। चलो डिस्कस करेंगे हम इसको। अब इसमें दे रखा है, देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं। पहली बात तो इसमें आ गया पैंडेमिक इज द ओनली रीजन। केवल पैंडेमिक ही रीजन है कि जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया है ना उस पर वो डिपेंडेंस बढ़ गई। गलत। ओनली आ गया। स्टेटमेंट में क्या बोला था भाई, पैंडेमिक ने एक्सीलरेट कर दिया, लोगों की जो डिपेंडेंस है उसको बढ़ा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल पैंडेमिक ही एक फैक्टर है इस चीज को बढ़ाने के लिए। तो मतलब ये क्या हो गया, ये वाला तो आपका गलत है। द पैंडेमिक इज द ओनली रीजन, यही तो बात करते हैं कि एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम ओनली ओनली तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसीलिए हाईलाइट किया था द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूज। कहाँ गया वो? ये देखो, द पैंडेमिक हैज एक्सीलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसने उस चीज को एक्सीलरेट किया है, लेकिन इज नॉट द ओनली रीजन। आई गिव मोमेंटम नॉट द ओनली कॉज। इट गिव मोमेंटम नॉट द ओनली कॉज। अच्छा ठीक है। हाँ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसने उस प्रोसेस को एक्सीलरेट किया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, ओनली आ गया, ऑल आ गया, नन आ गया, एलिमिनेट। दूसरा क्या हो गया, द न्यूज इंडस्ट्री इज विटनेसिंग ए ट्रेमेंडस चेंज। अब ये क्या है, बात सही है, लेकिन ये ऑथर के आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग कैसे करती है? ऑथर का आर्गुमेंट क्या है कि भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जो आज का डिजिटल मीडिया है, वो उस पर क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है। और जो न्यूज प्रिंट मीडिया है उस पर क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑथर का आर्गुमेंट ये है, न्यूज इंडस्ट्री विटनेस कर रही है चेंज। ये ऑथर के आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं करता, स्ट्रेंथन नहीं करता, ऑल्दो करेक्ट है। चेंज हो रही है, देयर इज अ ट्रेमेंडस चेंज, कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं, उनकी डिपेंडेंस उस पर बढ़ती जा रही है। लेकिन इज नॉट सपोर्टिंग द ऑथर्स आर्गुमेंट। ऑथर का आर्गुमेंट है भाई, उसने प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को कंपेयर किया है। अब उसके लिए उसको लेकर के क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे जो क्वेश्चन है उसके बारे में ऑथर ने बात किया है। तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैज बिकम अल्टरनेटिव ट्रूथ, ये है जो करेक्ट है। ऑल्टरनेटिव ट्रूथ क्या बन गया, मतलब कि जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है ना जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, वही आज के टाइम का सच बन गई है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द कंडीसिव एटमॉस्फेयर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में संकेत कंफ्यूजन होगी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन होगी। इसमें कंफ्यूजन होना बहुत ऑब्वियस है कि ए और सी बहुत क्लोज है, क्योंकि ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। अगर ये नहीं होता तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन कौन सा ज्यादा करेक्ट? जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है वो एक अल्टरनेट सच्चाई बन गई है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी लास्ट टाइम क्या थी, मेनी पीपल, वो क्या करते हैं, वो ट्रस्ट सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स मोर देन एविडेंस बेस्ड डेटाबेस जर्नलिज्म। उनका कंफर्मेशन बायस फ्लो करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो भरे पड़े हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज से। मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही आज के टाइम की सच्चाई बन गई है। तो ये मतलब है इसका, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैज बिकम द अल्टरनेटिव ट्रुथ। ये ऑथर के आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करता है। ये करेक्ट है, बट नो वे सपोर्ट द ऑथर्स आर्गुमेंट। चलो उसके बाद फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, इनके आंसर करने हैं। Fourth one का you are saying what did the author indicate when he says rose colored glasses always lead to unfair distortion? ठीक है, अब ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, रोज कलर्ड ग्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। कि ये जो रोज कलर्ड ग्लासेस है ना, डिजिटल जर्नलिज्म इज ट्विस्टेड, digital journalism is twisted can be the correct statement, but that is not coming out of this statement.
इसका मतलब क्या है कि जो रोज कलर्ड ग्लासेस है ना, ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। रोज कलर्ड ग्लासेस always lead to unfair distortion looking back on the best of the past while comparing it to the worst of the present। कि आप बेस्ट पास्ट को आज के वर्स्ट प्रेजेंट से कंपेयर कर दो, मतलब यू आर बायस्ड, दैट मींस ऑथर इज टॉकिंग अबाउट बायस। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, और दिस जर्नलिज्म इज ट्विस्टेड, नहीं करेक्ट है। अब दूसरा क्या कहेगा, रोजी पिक्चर ऑफ एवरी न्यूज कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब ये क्या है, ये बहुत वेग स्टेटमेंट है। मतलब ऐसे ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको समझ ही नहीं आया कि और ऑप्शन क्या डाले, तो उसने कुछ भी डाल दिया। ये वैसा ऑप्शन है, रोजी पिक्चर ऑफ एवरी न्यूज कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो सी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया तो डी एलिमिनेट हो गया। कंफ्यूजन किसमें रहेगी, ए और बी में। और जो ए है, ए इसका मतलब थोड़ी है रोज कलर क्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन। रोज कलर क्लासेस ऑलवेज लीड टू अनफेयर डिस्टॉर्शन, मतलब जो ऑथर है वो ये कहना चाहता है उसका कोई बायस नहीं है एनालॉग जर्नलिज्म के लिए, प्रिंट मीडिया और न्यूज मीडिया जर्नलिज्म के लिए उसका एक बायस नहीं है। ही इज ओनली कंसर्न्ड विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हो गया, बी करेक्ट है इसमें। अब उसके बाद लास्ट वन, द ऑथर हैज सिवियरली टारगेटेड एंड क्रिटिसाइज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। कि जो ऑथर है उसने किस फैक्टर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है डिजिटल जर्नलिज्म के। सोशल आउटरीच को किया है, या क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को किया है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को किया है, किस चीज को किया है। अब सोशल आउटरीच, उसके बारे में बात नहीं की है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को थोड़ी क्रिटिसाइज किया गया, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिटिसाइज किया गया। तो अगर आप पैसे समझ लो, मैं नहीं कहता 100% आपके करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक अप्रोच है उसमें चेंज आ जाएगा कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन पढ़ने होते हैं, वही क्रेडिबिलिटी वाला ऑप्शन करेक्ट है, राइट। इसमें क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑथर ने उसी चीज को टारगेट किया, उसी चीज को क्रिटिसाइज किया है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लेटफॉर्म न्यूज मीडिया पे। अब सबसे पहले जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है, जब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे वहां पे भी यही ध्यान रखना है कि डू समथिंग एंड डोंट डू समथिंग, उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर आप डिसाइड करोगे कि डू समथिंग करेक्ट होगा, डोंट डू समथिंग करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आप रीजनिंग पे जाओ। और ऐसे करके अगर मान लो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो अब आपकी जो सिचुएशन है ना, 50% विन 50% लॉस, उस सिचुएशन पे आ गए। वहां पे अगर आपने क्लिक क्लिक कर लिया, मतलब आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अप्रोच को रखना होता है लॉजिकल रीजनिंग में। और इसमें अगर कोई चीज है वो आपकी रीडिंग एबिलिटी है जो आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। अब अगर आज की क्लास में से कोई डाउट है, अभी आज की क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया है, इसलिए हो सकता है कुछ लूप होल्स रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे जब आप पैटर्न डिकोड करोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको समझ आएगा कि इलिमिनेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। मतलब इलिमिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद ऑप्शन से ही हम आंसर निकालते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई? Please and at least 5-10 passages of logical reasoning. I will tell that how to increase reading ability efficiency in proper manner. See, this is something Sanket which we cannot do overnight. हम overnight नहीं कर सकते अपनी reading ability को strong. That is why I'm saying कि start reading newspaper. अगर आप कुछ भी, अगर जैसे मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट्री है, अब आप नेटफ्लिक्स पे आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, आप उनको देखना स्टार्ट कर दो। दैट इज द अदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। एक काम को करने के लिए हजारों तरीके होते हैं। अब एक है न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे बोरिंग लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, आई विल स्टार्ट वाचिंग न्यूज़ चैनल्स। दैट इज अदर वे, यू आर डूइंग द सेम थिंग बट इन द अदर वे which you find interesting for you. But this is something we cannot do overnight. It will need at least 1 month consistent practice, तब हमारे अंदर इतनी समझ डेवलप होती है। और धीरे धीरे जब आप न्यूज़पेपर की लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाए, मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन है अगली क्लास में करेंगे। अब जैसे ये देखो which can be inferred from the state must not interfere at all। स्टेट को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, गलत हो गया। लिबरलिज्म हैज ऑलवेज बीन मिसअंडरस्टूड, गलत हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस एनी इशूज रिलेटेड टू पर्सनल, एनी इशूज आ गया, एलिमिनेट हो गए, तीनों ही गलत हो गए। कितना इजीली आप ये एलिमिनेशन राउंड कर सकते हो कि भाई एक्सट्रीम केस ले आता, स्टेट को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। लिबरलिज्म हैज ऑलवेज मिसअंडरस्टूड कि जो बहुत डिफिकल्ट है कोई भी मैटर को डिस्कस करना पर्सनल फ्रीडम को लेकर के, ये इंडिकेशन है। आप समझ गए? न्यूज़पेपर seems to be boring for me, any other alternative? अब देखो जो आपके जो पैसेजेस आएंगे वो तो न्यूज़पेपर से आएंगे, ठीक है। बोरिंग हो सकता है लेकिन धीरे धीरे वही चीज हमें डेवलप करनी है। कल को अगर आप ये सोचो कि मुझे तो केस लॉस बोरिंग लगता है, तो और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं।
कि अगर आपको जज बनना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू रीड दैट, यू हैव टू प्रिपेयर द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉस। तो दिस इज समथिंग, इसीलिए आपका न्यूज़ पेपर वगैरह धीरे धीरे, अगर आपको अभी लगता है नहीं समझ आता है या थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप क्या कर सकते हो, आप एडिटोरियल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट आप अपनी तैयारी के लिए 1 घंटे तो निकाल सकते हो आप। तो 1 घंटे आपको न्यूज़ पेपर एनालिसिस देखना है जिसका आपको समझ आता है। और ये ऐसा है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टिल एग्जाम। एक दिन करोगे, एक हफ्ते करोगे, कुछ नहीं रिजल्ट आना। टिल एग्जाम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। एटलीस्ट 15 डेज तक तो बिना कुछ सोचे समझे करते जाओ, बहुत चीजें समझ आएंगी, बहुत नहीं आएंगी, लेकिन 15 डेज तो जीरो आउटकम रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो अभी अगर आपको टफ लगता है, अभी से आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है उससे। उसी न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखो, उसी को पढ़ो, उसी का एनालिसिस देखो, उसी को पढ़ो। तो जब चीजें रिपीट होंगी तो आपके लिए वो आसान हो जाए, क्योंकि भाई ये केवल एक सब्जेक्ट में नहीं हेल्प करेगा, ये आपका 85 to 90% एज है। आप जीके करंट अफेयर वहीं से आता है, लॉजिकल वहीं से आता है, इंग्लिश वहीं से आता है, लीगल वहीं से आता है। तो रह क्या गया, मैथ रहेगी। मैथ हम कर देंगे क्लास में। इसलिए न्यूज़पेपर तो ऐसा है कि किसी को नहीं स्किप करना। अब अगर और कोई डाउट है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं है तो मैं जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है शेयर इन द ग्रुप, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अभी हम आने वाली क्लासेस में इनकी हम और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम पैटर्न से फैमिलियर हो जाए, अपनी अप्रोच से फैमिलियर हो जाए कि किस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, अभी हम आज के लिए फिर ऑलरेडी, चलो, वी आर वाइंडिंग अप दिस क्लास राइट हियर। और आगे आने वाली क्लासेस में हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। KP Classes. Dedicated to excellence.